नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के नए टॉपिक में आज हम लोग स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, मतलब जो हमारे स्टेट है, जो एक राज्य है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होने चाहिए, किस प्रकार के तत्व होने चाहिए हमारे एक नीति पूर्वक राज्य में, जो किसी भी स्टेट में एक हम कह सकते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक से एडवांस और मेटा एडवांस लेवल में जाएंगे। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो ये मैं कंटेंट दूंगा ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगा, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई और भी एग्ज़ाम हो। तो आज मैं उन सारी चीज़ों पे बात करूँगा और हम इसको बड़ी आसान शब्दों में और बहुत ही आसान से हम धीरे धीरे अपने एडवांस लेवल और मेटा एडवांस लेवल में मैं चीज़ें बताऊँगा, जहाँ पे आपकी सोचने की जो क्षमता है उस पर भी आपको शक होने लगेगा। तो बस मेरे साथ बने रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए, और जो लोग चैनल पे हों वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते हैं। मेरा नाम है अर्पित कुमार इलाहाबादिया, मैं आपका ट्यूटर हूँ। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा पॉलिटी का ये एक बेहतरीन मज़ेदार कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम डीपीएसपी को एक धमाकेदार बीट की तरह समझेंगे, जहाँ ये जो जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी का संगम है, इस पे हम आज पूरी एक स्टेट की जो चलती हुई रिदम है, सिम्फनी है, उसको बजाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जिसमें मैं कई सारी शायरियाँ, कई प्रकार पोएटिक चीज़ों से और निंजा स्टाइल जो किसी भी चीज़ को याद करने का या समझने का जो एक आपका तरीका है, उस पर भी बात करेंगे। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम धीरे वन बाय वन हम डीपीएसपी को पहले बेसिक लेवल पे समझते हैं कि डीपीएसपी है क्या। तो डीपीएसपी का मतलब होता है एक स्टेट किस प्रकार की पॉलिसियाँ अपने सिटीजन के लिए बनाए, और उसके जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे लेबर क्लास हो, कोई भी क्लास हो, सोशल क्लास हो, इकोनॉमिक क्लास हो, तो जितनी भी सारी चीज़ें एक स्टेट ने, क्योंकि अपनी जो विल है, अपनी जो इच्छा है, वो स्टेट के सामने सरेंडर कर दी है। जैसा जी को हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं, हॉब्स हैं, ये सारे लोग बताते हैं कि स्टेट को हमने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ दे दी हैं कि स्टेट हमारे बिहार पे काम करे। इसीलिए जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं वो हम उनको डायरेक्टली तरीके से चुनते हैं, और वो हमारी बात सांसद में रखते हैं, जिसको हम एमपी एमएलए बोलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं कि आपने अपनी इच्छा स्टेट को झोंक दी है, स्टेट को सौंप दी है, क्योंकि स्टेट एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा आपने जरिया बना दिया है जिसके जरिए आप अपना लोक हित करना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात करते हैं। ये किस प्रकार से नॉन जस्टिएबल है, तो क्यों है, और इसके कौन कौन से कारण है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन कौन से जो आर्टिकल हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट केस हैं, उन पे भी बात करेंगे। तो जो डीपीएसपी है वो हमारे पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। जो 36 से लेकर 51 के प्रिंसिपल दिए गए हैं वो डायरेक्टिव डीपीएसपी की ही बात करते हैं। अब ये नॉन जस्टिएबल क्यों है कि अगर मान लीजिए एक स्टेट की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन का ध्यान रखे, वेलफेयर का ध्यान रखे, उसके हेल्थ का ध्यान रखे, उसको प्रॉपर लाइवलीहुड दे, फिर डिग्निटी के साथ जीने का दे। लेकिन मान लीजिए जिस स्टेट पे आपने ये सब चीज़ें थोपी हैं या अपनी बिल उसके सामने सरेंडर करी है, वो स्टेट मान लीजिए उतना एडवांस नहीं है, उसके पास उतना रिसोर्स नहीं है, तो अब आप इस चीज़ को लेकर कोर्ट के सामने थोड़े चले जाएंगे कि नहीं मेरे तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये स्टेट की मोरल ड्यूटी है। अब ये नैतिक तौर पे स्टेट चाहे, क्योंकि स्टेट कोई आदमी तो है नहीं है, फिक्शन थ्योरी पे बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन आपने बनाया है, जहाँ पे आपने अपनी जो भावनाएं हैं, जो आपके बिलीफ हैं, वो स्टेट के सामने थोप दिए हैं या रख दिए हैं। उसी चीज़ को स्टेट आपकी सुरक्षा, वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रिंसिपल का ध्यान में रखते हुए जो एक नीति निर्देशक सिद्धांत बनाने चाहिए। क्योंकि हमने पिछले ज़माने में जो कॉलोनिज्म देखा है, जो हमारे अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ गलत प्रकार
प्रकार के वक्त काम करे हैं, चाहे वो रॉलेट एक्ट ऐसे ही बना दिया गया हो, या बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ है हम लोगों का, या भी और प्रकार के जो कॉन्स्पिरेसी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, या और भी प्रकार के जो उनके कानून रहे, चाहे वो इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी रही हो, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसी वजह से, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे या जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, चाहे वो B.R. अम्बेडकर रहे हों या M.N. राव रहे हों, या और भी जो इम्पोर्टेंट थिंकर रहे हैं या इम्पोर्टेंट फिलोसफर रहे हैं, या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के संरचना को बनाया है या उसको बेस दिया है, जिस मंजिल पे ये सारी कहानी टिकी हुई है, तो उन्हीं सारी चीज़ों के हम ध्यान में रखते हैं। इसीलिए जब उन्होंने ये चीज़ें बनाई तो उन्होंने एक स्टेट से क्या, एक हम लोक तरीके से, एक नीति तरीके से, एक मोरल नीति कैसे बनाई जाए, एक स्टेट किस प्रकार से अपने सिटीजन का ख्याल रखे, उसी बेस पे ये प्रिंसिपल बनाया गया है। लेकिन ये नॉन जस्टिएबल इसी वजह से हम इसमें कोर्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्टेट के रिसोर्स के हिसाब के, स्टेट के एडवांसनेस के हिसाब से, स्टेट के पास प्रॉपर है उतना फंड की नहीं है, या स्टेट कैसा है, अभी डेवलपिंग स्टेट है या बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेट है, या सिटीजन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, या जो इक्विटेबल बेसिस पे जो चीज़ें होनी चाहिए उसको फुलफिल कर रहा है कोई अनरीजनेबल या आर्बिट्रेरी तरीके से, तो आप नहीं स्टेट से कोई डिमांड फुलफिल कराना चाहते। तो बस जो यही कहानी है, यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो ये एक प्रकार की मोरल ड्यूटी है जो स्टेट के सामने रखी गई है। स्टेट DPSP का मेन मतलब यही है कि ये एक वेलफेयर है। जैसे वेलफेयर का मतलब है ये लोक निर्माण के लिए बनाया गया है, ये वेलफेयर के लिए बनाया गया है, ये सबको समान जो जस्टिस है, न्याय है, वो मिल सके। जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट और पब्लिक जो पार्टनरशिप चल रही है, या जिसको हम मिक्स इकोनॉमी बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वेलफेयर पे ही बेस्ड है। ऐसा नहीं है स्टेट के सामने अगर हमने अपनी बिल रखी तो स्टेट उसका सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करे, चाहे वो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कोई स्कीम का हो, या कोई भी चीज़, कोई पॉलिसी हो, उसको सबको अधिकार होना चाहिए, सबको उसमें जो है जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक सिटीजन को उसके कि क्या न्याय है, कितनी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी बाद में फंडामेंटल राइट में हम दो चीज़ें देखते हैं आर्टिकल 16 में, तो ये सारी चीज़ें कि अपॉर्चुनिटी हमको एम्प्लॉयमेंट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या अपॉर्चुनिटी और जो पब्लिक पद हैं या पब्लिक सेवाएं हैं उन पे सबका अधिकार है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमको घूमने की मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक आज़ाद देश में जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम कैसे कह देंगे कि वो स्टेट, फिर तो वो टोटलियन स्टेट की तरीके, जैसे चाइनीज इकोनॉमी है कि वो कुछ बड़ा प्रेशर अपने सिटीजन के ऊपर रखती है, तो वहाँ जो आपके जो फ्रीडम है उसको कर्टेल करते हैं। तो टोटलिज्म का मतलब जहाँ स्टेट ही करता धरता, यहाँ स्टेट करता धरता नहीं है, यहाँ आप करता धरता है जिसने स्टेट को अपनी बिल सरेंडर कर दी है, जैसे कि थॉमस हॉब्स का मानना है, रूसो का मानना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। जैसे वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात है कि जो रिजर्वेशन है या मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उसमें जॉन रॉल्स बोलता है कि उनको हमेशा से इग्नोर किया जाता है। तो जब तक हम फेयर जस्टिस की बात नहीं करेंगे, इक्विटेबल या इक्विटी के प्रिंसिपल में हम सबको समान नहीं रखेंगे, तब तक जस्टिस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अधूरा ही नजर आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं और जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें समझेंगे और इनको जानेंगे। तो अगर अब हमको इसको याद करना है कि कौन कौन सी चीज़ें, तो हम इसमें निंजा ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे वेयर्ड जेली है, तो वेयर्ड जेली से हम याद कर सकते हैं ये, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें DPSP के अंदर, जैसे ये वेलफेयर स्टेट है तो W से हो गया वेलफेयर, E से हो गया इक्वालिटी की बात करता है, इंटीग्रिटी की बात करता है, राइट्स की बात करता है, R से, D से डिग्निटी की बात करता है, J से जस्टिस की बात करता है, E से एजुकेशन का भी जो हमारा आर्टिकल
इसमें दिया गया। लाइवलीहुड के बारे में भी हमारा आर्टिकल 40 ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। यूथ के बारे में भी प्रोविज़न दिए गए हैं। तो वियर्ड जेली से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं या पॉइंट हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलता हूँ दोस्तों, और आप लोगों को कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब थोड़ा हम लेवल को उठाते हैं, तो अब हम थोड़ा हार्ड डायमेंशन पे एनालिसिस करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब हम कुछ टाइप वाइज चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि टाइप जैसे कौन से प्रिंसिपल हैं जो सोशलिस्ट बेस पे हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं जो लिबरल बेस पे हैं, उन पे भी समझेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सोशलिस्ट का मतलब होता है जहाँ समाज को हम साथ में रख के चलते हैं, ये नहीं कि स्टेट किसी के साथ भेदभाव करता है, सारे इंसान को पूरी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको लेकर चलता है, जिससे जो रिसोर्स का बंटवारा है वो इक्वल सब लोगों के साथ हो सके, जो इकोनॉमिक जस्टिस है या इक्वल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, महिलाओं और पुरुषों को बराबर इक्वल पे मिल सके। जो हमारे आर्टिकल 38 से लेकर 43 तक में जो प्रिंसिपल दिए गए हैं वो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, जहाँ फेयरनेस है, इक्वल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे इसमें एक्सेल बियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, जो इक्वल रिसोर्स के बारे में बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में करता है। इसमें से आप लोग जो नए नए लेजिस्लेचर में एक्ट बनाए गए हैं, जैसे वेज रेम्यूनरेशन है, इक्वल वेजेज एक्ट अलग से दिया गया, अब तो लेबर कोड भी बनाए गए हैं, जिससे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है या जो उनको वेज में डिफरेंस देखने को मिलता है या वो डिग्निटी उनकी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही। लेकिन जिस तरीके का अभी आप लोग प्रेजेंट समय में देख रहे हैं कि कहीं कोई समस्या क्रिएट हो रही, इक्वल अपॉर्चुनिटी के नाम पे किसी को कंप्यूटर नहीं मिल रहा पेपर देने के लिए, तो कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो ये भी समस्याएं आप देखते हैं। तो अकेले हम पढ़ने से ही चीज़ें नहीं बदलेंगी कि हम सोशलिस्ट का मतलब जान लिए कि समाज को एक धारा में रखना, समाज को आगे रख के स्टेट काम करता है, कि स्टेट किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं काम करता, कम्युनिटी के लिए काम करता है। लेकिन ये भी तो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल है, तो गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, गांधी जी के जो प्रिंसिपल हैं, उन पे बात करता है। जैसे विलेज पंचायत से गांव का विकास हो, सोशल चेंजमेंट हो, लाइवलीहुड मिले, काटन हो, जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट बने। तो आर्टिकल 40 43 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, 46 में एजुकेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में जो दिए है, जिसमें विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, जिससे सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ सफिशिएंसी आए, प्रॉपर जो एक हम कह सकते हैं कि जो गांव है वो भी मजबूत बने, उनमें भी डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, सोशल चेंज आ सके, समाज में जो कम्युनिटी है वो सोशल आर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रह सके, और जो गांव है उसका विकास हो सके, जिससे जो है गांव में जो माइग्रेशन होता है या पलायन होता है वो ना हो, हम उनको रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको वहीं दें, उनको सारी फैसिलिटी और एक गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरीके से हम आगे बढ़ें, जहाँ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री चीज़ें हों। और तो जिससे हम जब अगर हम गांव का विकास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इनडायरेक्टली माइग्रेशन कम करेगा, जिससे ओवर क्राउडनेस कम होगी, और जो शहर में भारी भीड़ होती है या जो सेटलमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी हम बहुत कुछ हद तक कम कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब लिबरल प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि ये उदार इंटेलेक्चुअल बात की सबको एक तरीके से लिबरल रखना, जिसका जो मन हो, ये कहीं ना कहीं लिबर्टी पे बेस्ड प्रिंसिपल है। जो 44 है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, कि एक ऐसा समान नागरिक संहिता बनाया जाए, या स्टेट ऐसा प्रयास करे जैसा आर्टिकल 24 में दिया है, जैसे
हमारे हिंदू मुसलमानों के अलग अलग रूल्स हैं, जैसे अभी वक्त है, गार्जियनशिप है, एडॉप्शन है, गिफ्ट है, विल है, इनमें जो कॉन्सेप्ट हैं अलग है। मैरिज के उनके अपने अलग कॉन्सेप्ट हैं, कस्टम रिचुअल्स अलग हैं। तो एक ऐसा बना दिया जाए जिससे सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सके। हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन यूनिटी कहाँ है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कम्युनल वायलेंस होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये समस्याएं हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको मार्जिनलाइज डिप्राइव कर दिया जाता है, सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये भी समस्याएं हैं, जिसमें से आर्टिकल 44, 45, 48 ये सारी चीज़ें बात करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब हम एक कदम और एडवांस चलते हैं, जहां मैं अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से क्यों अलग है। फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो हमको स्टेट के द्वारा मिलते हैं। जब इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ गलत होता है तो वो स्टेट के आर्बिट्रेरीनेस पे सवाल करता है। जहां अगर इंडिविजुअल या सरकार के बीच में या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई टसल होता है, ये तो हम जो इस प्रकार के कोई भी एक्ट सिटीजन के खिलाफ अगर गलत तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से और अथॉरिटेटिव तरीके से किए जाते हैं, या ज़बरदस्ती सिटीजन के जो राइट है उनको रोका जाता है, उनको डिप्राइव किया जाता है, उनकी लाइफ, लिबर्टी और जो प्रोसीजर बनाया गया, जैसा हमारा आर्टिकल कहता है कि हमारी जो दैहिक स्वतंत्रता है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इवन इमरजेंसी में भी कोई हमसे नहीं छीन सकता है। 20-21 जो हमारे आर्टिकल हैं वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी और फिर राजनारायण के केस में ये बात कही गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो फंडामेंटल राइट है वो राइट जो है हम डिमांड करते हैं, क्योंकि हमने स्टेट के सामने अपनी विल, हमने अपनी इच्छा, हमने अपनी जो भी सब लोगों ने अपनी इच्छा स्टेट के सामने, इंस्टीट्यूशन के सामने रखी, तो उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमको प्रोटेक्ट करे, हमारे खिलाफ कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना पास करे। जबकि डीपीएसपी है, स्टेट को डायरेक्शन दिए गए कि वो मोरल तरीके से पेश आए, डिग्निटी मेंटेन करे, लोगों को इक्वालिटी दे, जस्टिस दे, लिबर्टी दे। तो ये एक प्रकार का डायरेक्शन जो है हम स्टेट को देते हैं कि वो अपना फुलफिल करे। जबकि स्टेट हमको ये डायरेक्शन देता है, फंडामेंटल राइट हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं दोनों का जो एम है वो गोल ही को अचीव करना है, चाहे वो सोशल गोल हो, चाहे पॉलिटिकल गोल हो, चाहे जस्टिस की बात हो, चाहे डिग्निटी की बात हो, और चाहे फ्रीडम लिबर्टी की बात हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डीपीएसपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के फंडामेंटल राइट्स, तो ये एक प्रकार से दोनों के बीच कंप्लीमेंट्री सामंजस्य बनाता है। जैसे कि इसके जो बारे में कहा गया था, तो कई सारे केस हैं, जैसे चमकम द्वैत रंजन का केस है, जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो के कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। यही सेम प्रिंसिपल जो है वो केशव नंदा भारती के केस में कहा गया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं, जिससे सप्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं वो आसान होती हैं, और जो सोशल गोल है, जो सोशल विजन है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, वो हम फुलफिल कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद होगा। जैसे पहले डीपीएसपी में राइट टू एजुकेशन था, बाद में राइट टू एजुकेशन को देखो फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसीलिए जो केशव नंदा भारती का केस है वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है, विवेक जो है बताता है कि क्या सही। कंसाइंस मतलब कि एक प्रकार से पूरी तरीके से उसका विजन क्या है। कंसाइंस मतलब एक पूरी तरीके से अपने आप में जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट एक ही हैं, या एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं या सप्लीमेंट करते हैं, या पूरा उनका क्या विजन है सोशल इकोनॉमिकल, या क्या ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे इसको अगर समझें तो जिम्मेदारी का राग है, कानून का सुर है, न्याय
समता और गरिमा का सफ़र है। तो यही बात है कि जिम्मेदारी का राग है, तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे जो है स्टेट को किसी भी आर्बिट्रेरी एक्शन से सिटीजनशिप परेशान न करे। ये मोरल ड्यूटी है गवर्नमेंट की, वो कि सिटीजन का ध्यान रखे, उनका पूरा वेलफेयर करे, जिससे बेहतर एक हम समाज का निर्माण कर सकें, बेहतर बना सकें, बेहतर एक डेवलपमेंट ला सकें, और जो हमारा स्टेट है उसके प्रति हमारा जो फेथ है वो बढ़ सके, बिलीफ है जो बढ़ सके। तभी तो हम स्टेट को अपनी बिल सरेंडर करें हैं, क्योंकि हम स्टेट से कुछ चाह रहे हैं। स्टेट हमारे वेलफेयर, हमारी सिक्योरिटी, हमारी पीस, हमारी हारमनी को बना के रखेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। न मांगेंगे सबूत न करेंगे शोर, न मांगेंगे सबूत न करेंगे शोर, फिर भी हर कानून का है यही कोर। तो यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ना हमको सबूत की ज़रूरत है, ना हमको शोर करने की ज़रूरत है, लेकिन डीपीएसपी ये वो एक जरिया है जो कोर है। क्योंकि अगर किसी भी सिटीजन को उसके हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, डिग्निटी और उसके जीने के लिए जो एक सोशल आर्डर या लीगल एड या इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो उसका इस स्टेट के सामने बिल सरेंडर करने का या क्या मतलब है? या तो फिर आपका अस्तित्व ही क्या है, जब आपको इंसान की तरीके से जो स्टेट है वो आपकी जो चीज़ें हैं या जो आपको चाहिए वो नहीं फुलफिल कर पा रहा, या जो ज़रूरी है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उसको नहीं फुलफिल, फिर आपके एग्जिस्टेंशियल पे भी सवाल उठ जाएगा। जैसे डिकार्ड कहता है कि कगिटो एरिगो सुम, मैं सोच पा रहा हूँ इसीलिए मैं हूँ। तो जब आप अपनी जो थिंकिंग है उसके जरिए आप चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो आप अपने एग्जिस्टेंस पे, बीइंग पे अपना अस्तित्व दिखा पा रहे हैं, वरना आप दिखा पाते। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि न मांगेंगे सबूत न करेंगे शोर, फिर भी हर कानून का है यही कोर। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ डीपीएसपी के जो रियल पॉलिसी हैं उनको लिंक करने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्टिकल 39 है तो इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सबको इस प्रकार से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जितने भी रिसोर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी स्ट्रक्चर जो स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी में, पद का, पावर का, पोजीशन का, तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मोबिलिटी कहीं आदमी को स्क्राइब रोल मिले हैं जिसमें से जाति जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कहीं पे डोमिनेंट कास्ट है, कहीं पे मार्जिनलाइज है। तो ये सारी चीज़ें जब पूरा हमारा जो एक हम जियोग्राफिकल एरिया में बंधे हैं वो हर जगह समान नहीं, तो ये कैसे, जब आदमी की बुद्धि एक समान नहीं है, कोई को काला है, कोई गोरा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे संभव? फिर भी हम लॉ के जरिए जैसे लैंड रिफॉर्म करते हैं, जमींदारी को हटाया ताकि हम इक्वालिटी दे सकें, इक्वल प्रोटेक्शन दे सकें, सबको ज़मीनों में अधिकार मिल सके। या जो हमारा कैपिटलिज्म में कार्ल मार्क्स का है कि जिनके पास लैंड थे वो हैव बन गए, जिनके पास नहीं रहे, जो उनकी गुलामी करे वो स्लेव बन गए। तो वो जो उनका कैपिटलिस्ट का हैव एंड हैव नॉट की फिलॉसफी है उसको कुछ हद तक स्टेट कम करने का प्रयास कर रहे, जैसे जमींदारी को हटाया, लैंड रिफॉर्म लाया, चकबंदी लाया, जिससे ये सारी चीज़ें, या जो सीलिंग एक्ट लगाया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मल्टीपल चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसी से जो भेदभाव है ऊपर नीचे, या जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, या जो क्लास स्ट्रगल है, उसको हम कुछ हद तक कर पाएंगे, जहाँ सारी क्लास को हम सेम कर देंगे, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है, जिसको वो कम्युनिज्म का नाम देता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा तो हेल्थ बेहतर होगा, तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, जब प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो सोशल चेंज बेहतर होगा, सोशल चेंज बेहतर होगा तो वर्क इफिशियंसी बेहतर होगी, वर्क इफिशियंसी बेहतर होगी तो प्रोडक्ट का जो इफिशियंसी है वो बेहतर होगी, वर्क स्किल बेहतर होगी, वर्क स्किल बेहतर होगी तो रेवेन्यू आएगी, रेवेन्यू आएगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा देश विकास करेगा।
देश विकास करेगा तो मनी की सर्कुलेशन, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो होगी, जिससे सोशल चेंजमेंट होगा, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। तो आप इस तरीके से हर चीज़ को जोड़ तोड़ के समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 37 जो है वो इसी सारी चीज़ों पे बात करता है। जैसे सरकार पोषण अभियान चला रही है और भी तमाम प्रकार के अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना चला रही है, कहीं अम्मा रसोई चल रही है, जिससे जो हंगर है या हमारा हंगर इंडेक्स जो डाउन हो जाता है, या ये सारी चीज़ें, या जो हमारी फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनसे कुछ हद तक, या जो माल न्यूट्रिशन के कारण मर जाते हैं, इसमें जो स्टेट की ये सब जिम्मेदारी, स्टेट इस प्रकार से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करे, एक सस्टेनेबल लिविंग के साथ एक रिजिलियंस तरीके से आगे बढ़े, जिससे हम क्लाइमेट जैसे पॉल्यूशन जैसी समस्याएं, लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्याएं, या आने वाले समय में जो और भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सूखा हो गया, फ्लडिंग हो गया, इनसे कुछ हद तक तो हमको ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन जीडीपी, इन सारे कॉन्सेप्टों को लाने, या जो बेस्ट मॉडल्स हैं विदेशों में जो प्रैक्टिस हो रही हैं, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो हम ट्रेडिशनल आउटलुक या ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, तो मॉडर्न आउटलुक के साथ सस्टेनेबल जो फार्मिंग है, जो तरीके हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना क्रिएट हो, एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। जैसे केस लॉ से अगर हम समझें तो मिनर्वा मिल का केस है, जो बताता है कि बैलेंस हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बना सकें। अगर फंडामेंटल राइट हम स्टेट से मांगते हैं तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट है, मोरल ड्यूटी है स्टेट, उसको भी प्रोटेक्ट करे और एक बैलेंस बना के रखे, जिससे जो इंडिविजुअल राइट है और जो स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम आसानी से कम्प्लीमेंट्री तरीके से सुलझा सकें, और जो एक हमारा सोशल आर्डर बना, या एक जो कोहेरेंस या सोशल सॉलिडरिटी जो डरखाइन की थ्योरी है, उसके आधार पे जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, या स्टेट और पब्लिक और इंडिविजुअल या सिटीजनशिप के बीच में जो ये एक गैप लाइन है, उसको हम पूरा कर सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो ये जो एक प्रकार से ट्रिनिटी अप्रोच है जस्टिस का, जिसमें डीपीएसपी एक माध्यम है, मीन्स है, मीन्स का मतलब कि एक तरीका है कि इस तरीके से हम देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक प्रॉपर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी का इंगेजमेंट है, उसको बढ़ा सकते हैं। और जब इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी लिबर्टी है, उसकी डिग्निटी है, उसका जस्टिस है और उसकी क्वालिटी, अगर उसको ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी तो यही तो एक इंसान चाहता है। तो हम अंत जो हम इम्पटीनेस की फिलॉसफी पढ़ते हैं कि अंत में जाके सब एक शांत हो जाना है, तो एक सन्नाटा सा छा जाएगा, ना किसी को कोई दिक्कत होगी ना परेशानी होगी, और प्रियम्बल उसी का विजन है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे शुरुआत में है कि जो हम जिसको एक धार्मिक ग्रंथ मान रहे हैं या सेक्रेड वैल्यू जिसमें छुपी हुई हैं, या जिससे हम पूरे देश को गवर्न कर सकते हैं, तो वो एक विजन है, एक आशा है, एक आशा की किरण है कि हम कैसे आगे बढ़ें, एक हम कैसे एक संतुलित समाज बनाए, एक संतुलित आर्डर क्रिएट कर सकें इस अर्थ पे, एक अपने देश पे, एक डिफाइंड टेरिटरी पे, जहाँ सारे लोगों की बात सुनी जाए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका आधार। तो इस प्रकार से तो चीज़ें कुछ हद तक, लेकिन ऐसे आप आजकल आप लोग देखते हैं कि जुडिशरी में आपस में लोग लड़ पड़ते हैं, वकील लड़ पड़ते हैं, बच्चों को कोई सुनवाई नहीं होती है, एजुकेशन में करप्शन हर जगह भरा पड़ा है। अभी पैसे वाला मामला जज के ऊपर उठा, अभी जज में जो है एग्जीक्यूटिव ज़बरदस्ती घुस रही है, थर्ड ईयर में जो प्रैक्टिस वाले रूल्स अनावश्यक लगाए जा रहे हैं, और भी जो समस्याएं अपने आसपास देखते हैं, या जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो किसी को समझते नहीं, गाली देते हैं। तो ये भी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं इनको एक इथिकल अप्रोच के साथ, एक रेशनल थिंकिंग के साथ, या एक जो गैप है, या जो एक डिग्निटी या एक बैलेंसिंग लाइन, लक्ष्मण रेखा बनाने की भी ज़रूरत है। तो ये भी समस्याएं तो क्रिएट हो रही हैं, और ये समस्याओं को हटाने का यही एक जरिया है कि उनके साथ बात की जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं,
तो इस चीज़ों को, या जो इंडिविजुअल सिटीजन है या जो पब्लिक सर्वेंट है उनके बीच में जो ये कम्युनिकेशन गैप है, ये भी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हम ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम डीपीएसपी को एक धर्म की तरीके देखते हैं कि जैसे राजा का धर्म होता था कि वो अपनी प्रजा का ध्यान देखे, ऐसे स्टेट का धर्म है सिटीजन के प्रति कि वो उनको अच्छा वेलफेयर दे, अच्छी लाइफ दे, डिग्निफाइड तरीके से जीने का अधिकार दे, इक्वालिटी दे, रोजगार की बात करे, सोशल चेंज लाए, लोगों का लोक कल्याण करे। इसी पे तो ये सारा प्रिंसिपल बेस्ड है। अब मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा गहरे बता रहा हूँ, तो आप इसको फिलॉसफी से जोड़ लीजिए, या राजा की जो थ्योरी हमने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में पढ़ी थी, तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि एक राजा का जो दायित्व होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। तो ये सब चीज़ें जब हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में कि एक पॉलिटिकली स्टेट का क्या ऑब्लिगेशन है, क्या दायित्व है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहाँ एक अच्छे तरीके से कि उसका पर्पज क्या है, वो इंसान जो है उसको स्टेट क्या देना चाहता है, उसको एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लिबर्टी, फ्रीडम, डिग्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, यही तो एक इंसान एक अपने राज्य से उम्मीद चाहता है, या वो राज्य से इन चीज़ों की डिमांड करता है, या कोशिश करता है राज्य की मैं अपने सिटीजन को बेहतर से बेहतर दूं, क्योंकि आप उसको टैक्स देते हैं, आप उसको अपनी पूरी विल सरेंडर करें, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है। जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो क्राइम बढ़ रहे हों, चाहे क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसी के लिए उसने सुरक्षा के लिए पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका समस्या का समाधान भी हो सके, ताकि किसी के दिमाग में कोई खोट ना रह जाए स्टेट की, स्टेट हमारे साथ गलत करता है या हमको नीचा दिखाता है। इसीलिए मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए रिजर्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट आए, और नेशनल कमीशन बनाए गए, ST SC OBC जो 338 से 338 भी, ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल या सिटीजनशिप के लिए ही तो हैं। तो जो क्योंकि हमने इस स्टेट के, हम सिटीजन हैं, हम नागरिक हैं, तभी तो हमको वोट का अधिकार है, तभी तो हम हर चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं। हमारा आधार कार्ड बना है, हमारी खुद की आइडेंटिटी है कि हम इंडियन हैं, और जब हम इंडियन हैं तभी हम तो इन सारी चीज़ों का यूज कर पा रहे हैं, फंडामेंटल राइट को ले पा रहे हैं। इससे बहुत से राइट है जो विदेशी लोगों को नहीं मिलते हैं, कुछ ही हैं जो उनको क्लेम कर सकते हैं। लॉ के खिलाफ, हमारी आर्बिट्रेरीनेस के खिलाफ, अरेस्ट से जो प्रिंसिपल दिए गए हैं 20 में, या सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको डीपीएसपी या स्टेट हमको एक प्रकार से दे रहा है फंडामेंटल राइट के तरीके से, जो हमारी सुरक्षा को, हमारी सिक्योरिटी को ही बढ़ा रहे हैं, और हमको एक फ्री और लिबरल अप्रोच के साथ हमारी मदद करने के लिए तैयार है। जो हम 142 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि अगर इंड ऑफ जस्टिस को भी सिक्योर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री पास कर सकती है, जिससे इंड ऑफ जस्टिस सिक्योर किया जा सके कि किसी के मन में ये ना रहे, जैसे जब 2 क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हुआ तो बाबरी मस्जिद में उसने 142 का यूज करा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को इंटरलिंक करके समझ सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं डीपीएसपी एक प्रकार से जिंदगी जीने का धर्म है, जिससे हम इसको सप्तऋषि मंडल से समझने का प्रयास करते हैं। सप्तऋषि मंडल जैसे बना होता है कि जो स्टेट है वो गाइड करता है, एक प्रकार की टार्च है, एक मोरल लाइट है, ना कि ये लीगली तरीके से फोर्स कराता है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक एक रोशनी है स्टेट, जिसको जो हमारे एक प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है, या हमारी किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, कैसे सिद्धांत स्टेट बनाएगा जिससे सिटीजन का वेलफेयर हो सके, सिटीजन को जस्टिस मिल सके, सिटीजन एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोग
को समझ में आया होगा। जैसे पहले एंशियंट समय में जो होता था वो राज धर्म का कॉन्सेप्ट चलता था कि राजा की ड्यूटी होती थी कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे, उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। वैसे आज के दौर पे डीपीएसपी है जो इसका स्टेट का ये धर्म है कि वो अपने सिटीजन को ध्यान में रखे। जैसे मटेरियल जो रिसोर्स है, मटेरियल चीज़ों का जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे कि अगर आप मिड डे मील की बात करें या और भी तमाम प्रकार के मटेरियल के रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई भी पेंशन आई वो सबको मिलती, कोई भी स्कीम आई उसका सबको वो मिलता है, या और भी वजीफ़ा है, वो जो भी चीज़ें हैं, जो अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती है, जो और भी मटेरियल है चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को सब लोगों को उसमें बराबर हक मिलता है। कोई भी पॉलिसी आई, कोई भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कोरोना में जैसे अभी सब लोगों को पैसा बांटे गए, तो ये मटेरियल चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं, जो स्टेट हर सिटीजनशिप के लिए बना के, ये नहीं कि किसी एक क्लास को एक हटा दे या उसको डिप्राइव कर दे, बाकी लोगों को मटेरियल सुख दे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी रिसोर्स का, प्रोडक्ट का, सर्विस का, वो सब लोगों को मिलेंगी। जैसे आरटीआई है तो उसका सब फायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और जोड़ तोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कोई स्कीम चली, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना आई, तो सब लोगों को उसका वो मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार योजना आई तो रिसोर्स जो भी चीज़ें हैं वो सब लोगों को मिलेंगी। और भी कोई अगर फर्टिलाइजर है सरकारी तो वो सब लोगों को मिलेगा। तो जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब लोगों को, उसमें सबका अधिकार है। एक इंडिविजुअल नहीं कि हाँ मैं ही इसका करता धरता हूँ। तो ये एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी अब बन गई है राज्य की कि वो अपने सिटीजन की मटेरियल चीज़ों का जो एक भौतिकवाद हम कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में या मटेरियलिज्म वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों का हो सके। तो आशा करता हूँ जिससे एक कॉमन सद्भाव के साथ सब लोगों को सर्व किया जा सके, सबका कॉमन गुड हो सके, सबका भला हो सके। इस कॉन्सेप्ट को आप लोक समग्र जो है उससे जोड़ सकते हैं भगवत गीता की। तो लोक समग्र की मतलब सबको एक इसमें समाने का अधिकार होना चाहिए, किसी एक लोगों के लिए नहीं है। ये सबको ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए। जो भी पॉलिसी है, जो भी नीतियां हैं, जो भी स्टेट कोई भी नीति लाती है, कोई भी एक्ट लाती, कोई भी इंस्टीट्यूशन लाती, उसमें सबकी सहयोगी, सबकी भागीदारी, सबका ध्यान रखते हुए जो है प्रोविजन बनाए जाने चाहिए। स्टेट के जो सिटीजन है उनके हित में, उनकी सोच के हिसाब से चीज़ों को आगे लेना चाहिए। सबका भला हो, सबका भला जो है जब इसमें कॉमन गुड हो, सबका जो है वो गुड हो, सबको एक हारमोनी के साथ जो पूरे समुदाय है उसको लेकर चले। एक लोग को सर्व करने के लिए नहीं है। जो भी आजकल स्कीम बनती हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी बनाई जाती हैं या कोई एक्ट बनाए जाते हैं या बिल लाए जाते हैं, उनमें अधिकतर सब लोगों का भला करने के लिए वो चीज़ें होती। तो ये स्टेट की एक नैतिक जिम्मेदारी, एक नैतिक टार्च बियरर का काम कर रहा है कि हम किसी को छोड़ नहीं सकते, हम सबको बराबर लेकर चलेंगे। और सब अगर यहाँ के सिटीजन है तो सबका ये अधिकार है कि उन रिसोर्स पे सबकी है। इसीलिए जो है वो राहत इंदौरी कहते हैं कि हिंदुस्तान की यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो वही बात है कि सबका यहाँ पे अधिकार है। सबकी इसी मिट्टी से सब बने हैं, सब लोग हम पदार्थी हैं। चाहे वो क्षिति जल पावक गगन समीरा की, हम सब लोग धरती आकाश अंबर इन्हीं सब चीज़ों से लेकर पानी से मिलकर ही बने। तो आप अगर सब लोग एक ही हैं तो सब लोगों का अधिकार भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए। जैसे कुछ वामपंथी विचारधारा वाले, उनको कुछ लोग हटा देते हैं या मार्जिनलाइज कर दिए जाते हैं, उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है एजुकेशन से, हेल्थ से, सैनिटेशन से, बेसिक रिसोर्स से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जैसे कहा गया है कि योगा कर्मासु कुशलरम, तो हम इसको डीपीएसपी से जोड़ सकते हैं कि कर्मयोगी जो है इंसान का या स्टेट
स्टेट को हम यहाँ पे रख रहे हैं कि कर्मयोग स्टेट का जो है वो एक्शन करे बिना किसी डिजायर का, मतलब अब उस स्टेट को कोई इच्छा ना हो कि उसका वो किसी का सपोर्ट करने के लिए या किसी एक पार्टी को कोई सहयोग दे रहा है दूसरे का नहीं दे रहा है। जहाँ स्टेट का जो ईगो है अपने सिटीजन से अलग हो जाए, हट जाए, स्टेट का किसी के प्रति कोई पक्षपात न रह जाए, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके आधार पे जब स्टेट काम करने लगे, जहाँ स्टेट मैं ना करे हूँ करे कि हाँ मैं सबके लिए हूँ और सबका ध्यान रखूँगा, सब मेरे लिए बराबर है, को जो भी यहाँ सिटीजन रह रहे हैं चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी इथनिसिटी का हो, तो यहाँ तक कोई भी स्टेट का हो, कोई उसकी कोई भी रेसिडेंसी हो, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, लेकिन वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, तो उस पर कोई भेदभाव नहीं। तो इस तरीके से जो उसका ईगो है, जब स्टेट का ईगो ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई अब इच्छा नहीं रह जाती, वो पूर्ण तरीके से तन मन धन के साथ जो है वो अपने सिटीजन का ख्याल रखता है, तो बस वहीं से जो शुरुआत होती है वो एक मोरल ड्यूटी बन जाती है, एक मोरल राइट्स बन जाता है, एक मोरल ऑब्लिगेशन स्टेट का इंडिविजुअल सिटीजन के प्रति बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम डीपीएसपी को एक और एंगल से समझते हैं कि कैसे इथिकली गवर्नेंस में कि क्या सही है, क्या गवर्नमेंट है, किस प्रकार से गवर्नेंस करनी चाहिए, जो पॉलिसी है, स्कीम है, जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उस पर भी ज़रा हम थोड़ा उतरते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे जस्टिस है तो आर्टिकल 38 में जो है लीगल जस्टिस के बारे में बात की गई कि आप अपना लॉयर रख सकते हैं। जैसे 39A है वो लीगल जस्टिस की बात करता है। लेबर लॉ बनाए गए जिसे वो भी डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो अभी इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है या उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, या जो सोशल स्टेटा है उसमें सबसे नीचे हैं, वो अभी उतने ज़्यादा जो है उनके पास रिसोर्स नहीं है, या अभी स्टेट से उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो जो एक लैडर बना है समाज की, जो एक क्राइटेरिया है उसको अभी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो वो पिछड़ जाएंगे, उनको वो जो अपॉर्चुनिटी है या जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 38 और 39 जो है वो इसके बारे में बात करता है। लिबर्टी का मतलब है कि सब आदमी को राइट टू वर्क जो है वो स्टेट दे कि हाँ वो काम कर सके। जो महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है, जिसमें लिबर्टी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मन का काम कर सके, अपनी चॉइस के हिसाब से जी सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेट यहाँ अपना ईगो बिल्कुल छोड़ दिया है कि तुम सब लोग उदार हो, स्वतंत्र हो, जो मन है वो करो। जैसे इक्वालिटी में है, जो ST SC वाले गरीब है उनको शुरू से मंदिर नहीं भेजा गया, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको रिसोर्स नहीं दिए गए, उनके पास खेती नहीं है, ना उनके पास घर है, ना प्रॉपर उनकी कोई अर्निंग है, ना लाइवलीहुड है। तो उसी को बढ़ाने के लिए उनको जो ये प्रधानमंत्री की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जैसे फूड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। या जो हम कह सकते हैं कि उनको सरकार की तरफ से 4 किलो राशन, 5 किलो राशन हर महीने मिलता है, ताकि वो अपनी इस गरीबी से निकल सकें। उनको रिजर्वेशन दिया ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की गई है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, फ्रेटर्निटी जो एक भ्रातृत्व की सोच के साथ, भ्राता की हम सब भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग शायरी के साथ आज इंड करते हैं कि न कानून का डंडा है न कोर्ट का फरमान है, फिर भी हर कानून का यही अरमान है। तो अब कोई न कानून का डंडा की ज़रूरत है, न कोर्ट का कोई फरमान है। जब कानून जो है
सही तरीके से काम करने लगे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करने लगे, सिटीजन के लिए काम करने लगे, तो वो कानून बेहतर बन जाता है। अब उसमें कोई फोर्स के जरिए, कंपल्सन के जरिए कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और ऐसी ही जानकारी के साथ और हम गहराई से चीज़ों को समझेंगे। तो ये आज मैं आप लोगों को डीपीएसपी की एक झलक दिया हूँ, और कल मैं और एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ और फिलोसफर लिंकिंग के साथ फिर हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। तब तक बस चैनल को सहयोग करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इस चैनल में आप लोगों को एसएससी, सीजीएल और ये सारे जितने पेपर पेट हैं, या ग्रुप डी या वनडे कंपटीशन की सारी जानकारी धीरे धीरे मिलेगी। और मैं आप सब लोगों का अपना अर्पित कुमार इलाहाबादिया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।